ये मोबाइल फोन बंद कर दीजिए बाप, बिल्कुल इन्हें रख दीजिए बेटा, जेब में रख ले। तेरी उम्र में तेरे पापा कहाँ हैं? इस उम्र में जिसने बच्चे को मोबाइल हाथ में दे दिया है, मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, आप संस्कृति मंत्री हैं, अगर संस्कृति को बचाना है तो इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लीजिए, इनके हाथ में किताबें दे दीजिए। वाह वाह, रख दीजिए भाई। ओ दादा, दोनों रंगा बिल्ला, मोबाइल रख दो भाई, बैठ जा, सुन ना ना कुछ नहीं, सुन ले। वापस कब आऊंगा मैं यहाँ नोएडा में? आसान थोड़ी आना। मित्रों, मैं मोबाइल देखिए, आप समझिए मैं क्यों रखवा रहा हूं। आप मेरे दर्द, मेरी पीड़ा, मेरे जुड़ाव को समझिए जो मैं कहना चाहता हूं। लोधी साहब, मैं इसलिए रखवाता हूं ये मोबाइल। देखिए, मोबाइल जरूरत हो गया है आपकी, बातचीत करने के लिए ठीक है, लेकिन आप मुझे देख के जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि आप क्या खो रहे हैं। हम लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम बचाते नहीं है, रिकॉर्ड करने लगते हैं। मैं कई बार एक्सीडेंट्स के वीडियो देखता हूं तो मुझे इतनी पीड़ा होती है जिसकी हद नहीं, कि एक्सीडेंट के वक्त आप रिकॉर्ड कर रहे थे, उस वक्त आप एम्बुलेंस को फोन कर सकते थे, पुलिस को फोन कर सकते थे, बचाने का कोई जतन कर सकते थे, आप रिकॉर्ड करेंगे। और क्या कुछ नहीं छीन लिया इस मोबाइल ने हमसे। आप समय इस पे देखते हैं, इसने घड़ी छीन ली। आप तारीख इस पे देखते हैं, इसने कैलेंडर छीन लिया। आप हिसाब इस पे करते हैं, इसने कैलकुलेटर छीन लिया। आप नोट्स इस पे बनाते हैं, इसने कागज और कलम छीन लिए। इसने हमारे रिश्ते और बच्चे छीन लिए। और मुझे देखने का, सुनने का आनंद का एक क्षण आया, उसे तो बचा लीजिए, इसलिए मोबाइल को जेब में रख लीजिए। इसलिए मोबाइल रख लो, अब सुन लो आराम से। मैं आपको वो नहीं कहूंगा जो ये कह रहे हैं। नहीं, थैंक यू नहीं, मैं समझता हूं इन लोगों को पता ही नहीं है बोलना क्या है, कुछ भी बोल देते हैं यार, समझते नहीं हो तो। ऐसा नहीं है। अंकल, आप भी रख दो ना मोबाइल। मैं अभी समझाया यार, दोस्त जिंदगी जी लो। यादों को कैद करना है तो कैमरों में नहीं, दिल के कमरों में करो यार। वाह भाई वाह। है नेपाली समझ में आई तुझे? पूछ लेना बहुत जरूरी है। इतना जोश से इसने कहा वाह भैया वाह भैया, तो समझ में आ गई हुई शायद। ये बताना भी बहुत जरूरी है, इनको क्या, किसको क्या समझ में आता है पता ही नहीं चलता। रख दे मेरे भाई, सुन ले, भेजेगा किसको तू? और ये तेरी उम्र भी नहीं है भेजने की कुछ। वो 14 तारीख तो गई ना अभी। अच्छा, नोएडा तक वालों में इतनी चेतना है 14 फरवरी के लिए। मैं संस्कृति को प्रणाम करता हूं। क्या हाल हो गया हमारा धर्मेंद्र भाई, हम लोग कहां से कहां आ गए। सिर्फ एक पंक्ति मेरी याद रख लीजिएगा कि मैं क्यों बंद करवा रहा हूं ये सारे। मैं अगली बार पता नहीं नोएडा में कब आऊंगा, लेकिन मेरी पंक्ति हमेशा याद रखिए कि ये बंद करवाने का कारण क्या है, शायद आप बच जाएं। और सुन लें, सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। हाय भाई, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हम लोगों ने जिंदगी जीना छोड़ दिया। जिंदगी जिए भाई। ऐसे मौके कहां मिलते हैं यार। इतने समय इतना बड़ा कार्यक्रम जुटाया धर्मेंद्र भाई ने, संस्कृति विभाग ने, संस्कृति विभाग के आपके कर्मठ कार्यकर्ता रितेश, विकास, सबने मिलकर इतना बढ़िया ये कार्यक्रम जुटाया है, तो उस कार्यक्रम का मजा तो लो, आनंद तो उठाओ। हम लेके रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुबह सुबह भेजेंगे लोगों को, जिससे देखना नहीं, आपके व्हाट्सएप मैसेज चेक नहीं करना। इसलिए जिंदगी जी लीजिए, ये जीना बहुत जरूरी है। और ये मोबाइल वैसे भी झूठ बोलने वाली मशीन है धर्मेंद्र भाई। मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूं, दुनिया में कोई नहीं बताएगा। ये ऑब्जर्वेशन मैं ही बता सकता हूं। अचानक मोबाइल पे बात करते हुए आदमी का स्वर एकदम से मीठा हो जाए तो समझ लो सामने स्त्री है जो उसकी नहीं है। सडनली बात करते करते अचानक अगर हेलो, ना 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 ना, नो नो, या नहीं मैं आ जाऊंगा ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आई विल कम, ओके डोंट वरी, या सामने स्त्री है जो स्वयं की नहीं। अब जो मैं ऑब्जर्वेशन बताने जा रहा हूं, या आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि खुद की स्त्री से जब आदमी बात करता है मोबाइल पे, वाक्य तो छोड़ो, एक शब्द बोलता है बस, वो भी 2-2 बार, हेलो हेलो, हाँ, दुकान पे, खा लिया, फोन रख।
बढ़िया ही है, इसीलिए छाती ठोक के देश में सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं। समझ में आया धर्मेंद्र भाई? आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, हाँ लेता हूं, और दुनिया में सबसे ज्यादा लेता हूं, और लेता रहूंगा, क्योंकि जिस देश में कम कपड़े पहन कर अश्लील नृत्य करने वालों को लाखों मिलते हैं, वहां कलम उठाने वालों को उनसे ज्यादा मिलना चाहिए। हाय हाय भाई, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, कमाल का देश है साहब। आप गाली गलौज करेंगे इस देश के चैनल्स पे, और आप उम्मीद करेंगे कि बच जाएंगे। सिर्फ एक दोहा लिखा मैंने कि भाषाएं निर्धन हुई। आपने देखा पिछले दिनों, ये दोहा सुन लेना कि भाषाएं निर्धन हुई, गाली हुई अमीर। भाषाएं निर्धन हुई, गाली हुई अमीर। ये कैसा समय आ गया, सोच रहे कबीर। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, सोच रहे। ये हालत हो गई हमारी। हाँ तू बस, तेरे को समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब से थोड़ी देर पहले मंच के पीछे जाके आया है, इसकी समझ अचानक विकसित हो गई। इसके भीतर कुछ द्रव्य पदार्थ का समावेश जैसे ही हुआ, इसकी समझ अचानक बढ़ गई। बचो, इससे बचो। और फिर फांक और लिया। आज मैं जबलपुर में रुका, दो साहब मिलने आए तो साहब मैंने कहा और साहब कैसे? मैंने कहा बिजनेस, मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा घर पे शब्दों का इतना कम प्रयोग करने वाला आदमी, लेकिन ये इंटेलिजेंट आदमी इस तरफ बुंदेलखंड का ही हो सकता है साहब। इतना इंटेलिजेंट आदमी, जब बहुत खा रहे थे तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो भैया, अब तो सरकार ने भी इसकी कीमत बढ़ा दी है, अब क्या करोगे? मतलब टैक्स बढ़ा दिया, कीमत बढ़ा दिया, तो खाओगे तो मतलब कोई आज साधारण इंसान होगा तो क्या कहेगा, भाई खाना कम करेंगे लेकिन क्या इंटेलिजेंस है साहब यहाँ। जैसे ही मैंने कहा अब तो सरकार ने इसकी कीमत बढ़ा दी, अब क्या करोगे, तो उन्होंने लंबा पॉज लिया 20 सेकंड का। तो मैंने कहा अब क्या करोगे? आधा घंटा देर से थूकेंगे। अब आप बताओ ये कहीं हो सकता है? ये बुंदेलखंड का कमाल है? भाषा का आनंद, मतलब क्या बात है, क्या हाओ। अपने यहाँ का जो हाओ है वो तो कमाल ही है। मैं बहुत वर्षों पहले जब दमोह आया था तो मैंने, वो कोई होटल मिल नहीं रहा था, तो मैंने टैक्सी वाला, कोई मिला, कोई रिक्शा वाला था, मैंने कहा चलोगे होटल? हाओ। मैं उस इलाके से आ नहीं, तो मैं समझा ही नहीं कि हाँ कह रहा है कि ना कह रहा है, तो मैंने दूसरे को पकड़ा, चलेगा हाओ। मैंने कहा सब हाँ ना ही चल रहा है या हो क्या रहा है? तीसरे को पकड़ा, मैंने कहा भैया ये होटल आसपास है? बोले जी हाँ। अरे मैंने कहा प्रणाम है भाई तुझे, कहाँ था तू? सब हाओ हाओ बोल रहे हैं। जी हाँ यार पहला मिला तू। बोले साहब यार जो जाहिल किस्म के, बगैर पढ़े लिखे लोग, किस्म के लोग हैं, वो ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा तुम पढ़े लिखे हो? हाओ। ये भाषा का सौंदर्य है ना लक्ष्मण? तेरे लाने ही गई है मैंने ये बात, समझा? हाँ तो ये भाषा का सौंदर्य है। और आपने एकदम हाईवे के पास कवि सम्मेलन करा के बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरा मन हो रहा था एक आध कवि को गलत अर्थ लगा, गाड़ी पकड़वा दो भाई, निकल, लेट हो रहा है, जल्दी जा, चला जा जल्दी। लेकिन आनंद की बात है, देखिए कवि है। अब ये तू इधर से सेल्फी इतनी लंबी लेके क्या करेगा? ना तेरी आएगी ना मेरी आएगी। कुछ तो सोच यार। और तेरी उम्र किसी पुरुष के साथ सेल्फी लेने की है? आप मस्त में रहो। देखो मैं आपके मन का आदमी हूं। मैं आपकी बात, विकास है कि चला गया, किधर है, कहाँ है? नहीं है। मैं तो आपके मन मर्जी का, देखो हमारा अपना संबंध बहुत बढ़िया। इन कवियों की तरह मैं कुछ आपको ऐसा नहीं कहने वाला जो इतनी देर से कह रहे थे। मैं एक बार नहीं कहूंगा इनकी तरह क्या तू तालियां कमजोर है। क्यों भाई?
तेरी मर्जी चलेगी। ताली बजाओ और ऐसे बजाओ और हाथ उठा के बजाओ, तुम्हारे बाप का राज चल रहा है। क्यों बजाओ, ये कोई ताली बजाने वाले हैं? और धर्मेंद्र भाई बार बार कहने की क्या जरूरत है ताली बजाओ यार, माल ओरिजिनल होगा अपने आप बिक जाएगा, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ यार। कवियों का काम कविता सुनाना है कि ताली बजवाना है? ताली बजाओ, खड़ा बजाते हैं, कटोरा लेके ताली बजाओ। अरे भाई कविता सुनाओ, मस्त रहो, आनंद करो। इनको आइए तो वो रसास्वादन के लिए है। ये संजय झाला शादी हुई पहली रात को 3-4 प्रेम के छंद सुनाए पत्नी को, पत्नी थोड़ा शर्माई, बोले शर्मा मत ताली बजा। अब जो प्रथम रात्रि को ताली बजवाने वाले लोग, क्योंकि आदत खराब है, आदत तो जाती नहीं ना किसी की। जैसे गोविंद राठी जिस वक्त स्कूल में था, ये भी था। आप सोचो, इसकी एक आदत थी, इसको अपने निबंध लिखने को देते हैं हिंदी में, इसको कोई भी निबंध लिखने को दो, ये लिखता भैंस पर ही था। इसका प्रिय विषय भैंस था। हाँ, भैंस उपजाऊ प्राणी है, भैंस काले रंग की होती है, भैंस हमें दूध देती है, भैंस बहुत उपजाऊ प्राणी, बस वहीं से शुरू होता। भैंस काले रंग की होती है, भैंस की 4 टांग होती है, भैंस हमें दूध देती है। सब मास्टर परेशान, बोले यार ये कमाल है, कुछ भी लिखने को दो, लिखना भैंस पे ही है। आदत इतनी खराब। एक नए टीचर आए, बोले आप तुम समझते ही नहीं हो यार, तुम्हें पढ़ाना नहीं आता, मैं सिखाऊंगा कैसे करा जाता है, मैं बताऊंगा। ऐसा विषय दूंगा कि लिख ही नहीं पाएगा। टीचर आए, उन्होंने विषय दिया, गोविंद खड़ा हो। गोविंद खड़ा हो गया, बोले आज का तुम्हारा विषय है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार पे लिखो। अब लिखना शुरू किया गोविंद ने, कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस काले रंग की होती है। इनको जहां पहुंचना है वहां पहुंच ही जाते हैं, मानते ही नहीं है। पत्नियों की बात कर रहे थे, देखो मेरी पत्नी से मेरी अंडरस्टैंडिंग। तो भाई तेरी पत्नी से ही तेरी अंडरस्टैंडिंग होगी ना। बोले मैंने ससुर जी को कहा ये क्या आइटम थमा दिया, तो ससुर जी मुझे कोने में ले गए। कौन सा ससुर दामाद को कोने में ले जाता है मुझे? तुम्हारे इतने रिलेशन नहीं है क्या परिवार के सामने बैठ के बात कर सको एकदम? पत्नी ऐसी पत्नी वैसी, अरे शर्म करो थोड़ी, तुम पत्नियों की बात करते हो। इन औरतों की इज्जत करो। ये वो औरतें जो एक साड़ी खरीदने के लिए दुकान बिखेर देती है, तुम्हें पसंद किया है इन्होंने। हैं? और वो भी हमारे मध्य प्रदेश की औरतें, बुंदेलखंड की औरतें, वो डब्बा हिला के बताते जीरा है कर आई है। मेरे पे तो कई पल रहे हैं। तो ये एक सम्मान करना चाहिए धर्मेंद्र भाई, समझते ही नहीं है ये लोग। और हमारे भारत की महिला, उनका तो कमाल ही अलग है। मैं उनका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है साहब। मैं आपको बताऊं, अमेरिका में किसी बच्चे के हाथ से मान लो कोई चीज इधर उधर रख दे तो क्या होगा? अपनी माँ को पूछेगा, रिमोट कंट्रोल है, टीवी का रिमोट नहीं रख दिया, तो अपनी माँ को, मॉम आई डोंट फाइंड माय रिमोट, रिमोट नहीं मिल रहा है, तो माँ उधर से क्या कहेगी? यू मस्ट हैव केप्ट देयर। रंजीत भाई रख दो यार, आप एकदम कोने में से आके शूट कर रहे हो, आप तो खुद कलाकार हो यार, है ना? आ जाओ रंजीत, इधर आ जाओ ना सामने, या इधर आ जाओ आराम से। तो भाई रिमोट नहीं मिले, टीवी का रिमोट नहीं मिले, तो माँ कहेगी अपने बेटा कहेगा आई डोंट फाइंड द रिमोट, माँ कहेगी मस्ट बी देयर। इंग्लैंड में खोजा रिमोट कंट्रोल, तो माँ कहेगी इट इज देयर, आई हैव केप्ट इट, जस्ट फाइंड इट। हिंदुस्तान में बच्चा अगर बुला ले माँ को, मम्मी रिमोट नहीं मिल रहा, हिंदुस्तान की माँ का जो जवाब होगा ना, वो सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। इधर से कहेगा मम्मी रिमोट नहीं मिल रहा है, मम्मी का जवाब होगा मैं आ गई और मुझे मिल गया। ये हमारा कमाल अलग है, यही है हमारा कमाल। मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन का आदमी हूं, मैं बड़ी बातें करता ही नहीं, मैं वो बातें करता हूं जो आसपास है, जो मेरी मूल समस्याएं हैं।
मैं तो ये नेता सांसद क्या, इनको समझ ही नहीं है क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। मतलब हमारी मूल समस्याएं दूसरी है। तुम्हारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना गोविंद राठी, तो जिस दिन बीवी पोछा लगाए उस पर चल के बताओ तू। मेरी ये बड़ी बड़ी समस्या है। ये बड़ी बड़ी समस्या है। पोछे पे चल के दिखाओ आप घर में, कितना ही बड़ा मंत्री क्यों नहीं हो। नहीं धर्मेंद्र भाई, ये बेसिक प्रॉब्लम है घरों में। आप चल लो भाई, बाहर अपन मंत्री हो सकते हैं, कलेक्टर हो सकते हैं, घर में तो पति हैं, तो वही होगा। आप चल के दिखा दो, यूं जाना पड़ता है जैसे कोई बारूदी खंदक बिछा रहे हो। एक वो सिपाही ने थानेदार को फोन किया, बोले साहब एक औरत ने पति का मर्डर कर दिया। बोले क्यों, क्या किया? बोले गीले पोछे पे चल पड़ा था। तो बोले गिरफ्तार किया कि नहीं? बोले नहीं साहब, पोछा सूखा नहीं है अभी तक। क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है हमारी। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स है। अपने लगता है देश की बड़ी प्रॉब्लम ये चाइना पाकिस्तान है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे यहाँ का तो एक आदमी 1 सेकंड में, कि बीवी ने पूछा कि पति से मैं कैसी लग रही हूँ, बोले जी कर रहा तेरे को पाकिस्तान में फेंक दूं। बोले क्या मतलब? बोले बम लग रही है, बम। अब ये तरीका आना चाहिए ना, ये तरीका आना चाहिए जीवन में, तो सब काम हो जाता है। आप यार मेरा फोटो नहीं खींच रहे, खींच ली? खींची? वेरी गुड, थैंक यू सर, बहुत जरूरी। तो मैं आपको ये कह रहा था कि मेरी समस्याएं बहुत दूसरे किस्म की है। ये बड़ी समस्या ही नहीं, छोटी छोटी समस्याएं अपनी अपनी समस्या। शैम्पू का पाउच देखा, मुझे आता है 1-1 रुपए का, 2-2 रुपए का, है ना, होटलों में मिलता है। इन सब कवियों के बैग चेक करो। पिछले 10 सालों में एक ने पाउच, एक ने टूथब्रश कोई खरीदा ही नहीं है। भाई कमरे का किराए में मिला है। वो पाउच मेरी समस्या है। समस्या क्यों है आप ये समझो, समझिए, सुनना। समस्या क्यों है? समस्या ये है कि बाथरूम में नहाते हुए आप गीले हो जाओ, फिर उसको खोल के दिखाओ। गीले पाउच को आप समस्त ताकत लगा दे तो नहीं खोल सकते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार ये। फिर अल्टीमेटली दांत में फंसा के फर यहां फैल जाता है। आदमी नहाने जाता है, दाढ़ी करके बाहर आता है। मेरी समस्या, जब साबुन घिसते 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 इतना चिकीक रह जाए, चिप्पी, और वो नहाते हुए बाथरूम में गिर जाए, उसे उठा के दिखाओ। इधर से ची, इधर ची, इधर। मैं समस्या से कई वर्षों तक ग्रसित रहा। फिर मेरी बिटिया एक दिन आई, धर्मेंद्र भाई बोला आप क्यों परेशान, क्या परेशानी? मैंने कहा यार उठाने में नहीं आता। बोला आपको पता ही नहीं है। उसने अपने नाना जी, मतलब मेरे ससुर जी का, उनको पता नहीं उन्होंने क्या किया। बोले कैसे क्या? बोले बाथरूम से निकले, रसोई में गए और चिमटा उठा के लाए और उससे पकड़ा और नए साबुन पे चिपका दिया। अब आप देखो, 2 बड़ी बड़ी कंपनियां, लक्स और हमाम, उन्हें पता ही नहीं कि मेरे फादर इन लॉ के बाथरूम में दोनों कंपनियों का मर्जर हो गया। हमारी समस्या पूरे रिगार्ड्स के साथ, सम्मान के साथ, ये स्कूटी चलाती हुई पापा की परियां। हाँ, नहीं ये बहुत प्रॉब्लम है। मैं एक लड़की मोहल्ले में मिठाई बांट रही थी। बोले क्या हुआ? बोले पहली बार इसने ब्रेक लगा के स्कूटी रोकी। वरना जब दोनों टांगे हवाई जहाज के जैसे पहिए खुलते हैं वैसे बाहर आने लगे तो समझ लो घर करके रुकने वाली। मनु प्रेम की बात कर रही थी। देखो बेटा, प्रेम ये करें कैसे? हाँ, ये समस्या है। ये मैं मूल समस्या बता रहा हूं देश की, कि प्रेम के लिए पहली चीज है कोई चेहरा भाना, कोई चेहरा अच्छा लगना, किसी को देखना। अब युवा वर्ग करे क्या? सब के सब तो ऐसी लपेट के
और स्कूटी पे जा रहे कोई दिख ही नहीं रहा। लेकिन साहब हमारे देश का युवा आहा कितना तेजस्वी है, ये इतना अद्भुत है, इसको चेहरा देखने की आवश्यकता ही नहीं, ये नंबरों से ही प्यार कर लेता है। हाय हाय, कोई गाड़ी जाती है 1376 आ गई है, 1577 जा रही है। बात इतनी सी है मित्रों, ये आनंद है। अब आप मेरे लायक हो गए हैं, कुछ बातें आते आते मैं ऐसी भी करें, ये कितनी देर करना है ये मुझे बता देना, है ना? अच्छा, मतलब मंत्री जी बैठे हुए तुम कहोगे नहीं, पर इससे पता चलता है, इससे ये पता चलता है मंत्री महोदय कि आपने अपने क्षेत्र में अपनी जनता को अपने बराबर के अधिकार दे रखे हैं। ये बात बहुत बड़ी, ये बहुत अच्छी बात है। और कोई कभी कोई नेता, कोई मंत्री अगर कभी सम्मेलन बैठ के सुन रहा है तो इससे मान लेना चाहिए कि वो कितना बेदाग होगा। क्या बात, क्योंकि कविता तो सच बोलती है, कविता कोई चाटुकारिता नहीं करती, कविता तो सच बोलने का काम करती है, और सच बोलने का और सच सुनने का जिसमें साहस होता है वो सबसे बड़ा होता है। और आप सामने बैठे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है? वाह, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। वरना ये देश तो कमाल है साहब, मतलब पूरे कुंभ से हमने क्या ढूंढा? मोनालिसा। मतलब हमारी आस्थाओं को न जाने क्या हो गया, हम क्या फोटो ले रहा है? हाँ ले 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 ले, आपका नहीं तो मेरा ही लेगा, और कौन खड़ा है यहाँ? आपका। अरे तो मैं ही खड़ा हूं यहाँ, और किसका लेगा? तो मित्रों, साधारण सी बात है, जीवन की बात है, लेकिन जीवन में यही आनंद बरकरार रहना चाहिए, ये खुशी बरकरार रहनी चाहिए। अगर खुशी नहीं है तो जीवन नहीं है। लेकिन आप देखें कि हमारा और भारत का जीवन में 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं, मैं वहां से बात शुरू करता हूं जहां से आपका और मेरा जीवन निकला। आप देखें धर्मेंद्र भाई, ये शान शौकत और वैभव देश के यथार्थ का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। भूख, गरीबी, शोषण, वेदना, पीड़ा, ये हमारा सच होता है। देश का 80% सच ये है कि सुबह रोटी बनती है तो ये पता नहीं होता कि सामने शाम को चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। सुबह पेट में जो रोटी जाती है तो ये मालूम नहीं होता कि ये उधर भरेगा कि नहीं भरेगा। वो बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए वो बूट पॉलिश करते हुए ट्रेन में मिलते हैं। ये सब होने के बावजूद, तमाम समस्याएं होने के बावजूद मेरा देश खड़ा होकर हंसता है, मुस्कुराता है। ये मेरी ताकत है। तब मैं कहना चाहता हूं कि आपका और मेरा जीवन, हम कहां से निकले, कहां पे आए, लेकिन उसके बावजूद भी जो हिम्मत हमने बरकरार रखी है वो क्यों? मैं एक निम्न मध्यम परिवार का लड़का हूं, सब राजस्थान के बहुत छोटे छोटे गांवों में पढ़ा, मध्य प्रदेश की सीमावर्ती इलाके में रहा, निम्बाहेड़ा में और मावली में, चित्तौड़गढ़ जिले में, वहां से फिर सिरोही और सब जगह गया। मैं उन छोटे छोटे गांवों में पला बड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ताकत बख्शी है हम सबको, क्या हंसते मुस्कुराते आखिर क्यों है? कि हमारी जिंदगी की प्रति जो आस्था है वो आस्था बरकरार रहनी चाहिए। मैं सचमुच तब मैं बताता हूं, मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि क्या स्थिति थी कि सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना। मुझे नहीं मालूम यहाँ पानी की स्थिति क्या है, लेकिन मैं अपने बचपन को याद करता हूँ। क्या बात, तो देखता हूँ कि नलों में पानी नहीं आता था, हैंडपंप में पानी भरने जाते थे साहब, और रोज जाना होता था। मैं 2-2 बाल्टी पानी भर के लेके आता था, और ये भूल जाता था कि 2-2 बाल्टी पानी घर पे लाते वक्त छलक छलक के दोनों आधी आधी रह जाती है, और घर आते आते एक ही हो जाती है। तब एक जीवन का दर्शन समझ में आया कि जीवन में कभी भी 2 नहीं रखनी चाहिए। घर आते आते एक ही हो जाती है। देखो, जीवन का दर्शन तो आप कहीं भी सीख सकते हैं। जीवन का दर्शन तो कहीं भी सीखा जा सकता है ना। जीवन का दर्शन का क्या है, वो तो कहीं भी सीखा सकता है। जैसे इसने दर्शन की एक बात करी, एक बार इसको जूते पड़े। संजय झाला ने दर्शन की बात की, एक जगह लिख के आ गया, पीतल को कितना ही घिस लो सोना नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा दर्शन है जीवन में। पीतल को कितना ही घिस लो सोना नहीं हो सकता, लेकिन उसको जूते पड़े। क्यों? क्योंकि ब्यूटी पार्लर के बाहर लिख के आया। तो क्या जिंदगी थी, और कहां से निकली कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा। जिंदगी क्या है?
लेकिन उसके बावजूद भी जब देश खड़ा होकर मुस्कुराता है तब कहता हूं कि सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी ये जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। भाई वाह वाह वाह। जिंदगी से प्यार करना सीखिए। और खासतौर पे युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं जो कम नंबर आने पे निराश हो जाते हैं, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, निराश हो जाते हैं। माँ बाप के सपने अगर और खुद के सपने पूरे नहीं हुए तो जिंदगी से इतना ऊब जाते हैं कि प्राण त्याग देते हैं। आपको एक बहुत ऐसी बात बताने जा रहा हूं, ये बात मेरे नाम से याद रख लीजिएगा। और ये इसलिए याद रखना जरूरी है कि अरे यार खुद पे भरोसा करो मत करो, लेकिन जिंदगी से इतनी जल्दी उबो तो नहीं। एक बात कहना जा रहा हूं, जिंदगी एक बहुत बड़ी चीज है, खुदा ने आपको नेमत दी, आपको पता नहीं है। मैं आपको एक साधारण सी बात कहता हूं, आप किसी बस में जाते हैं, आप दमोह से भोपाल जाते हैं, किसी बस में जाते हैं, आपको पता होता है ड्राइवर कौन है? आपको नहीं पता होता, लेकिन आप अपनी सीट पे बैठते हैं, किताब पढ़ते हैं, मोबाइल पे फिल्म देखते हैं और भोपाल आ जाता है, आप उस पर भरोसा कर लेते हैं, आप बैठ जाते हैं। आप ट्रेन में जाते हैं, आपको पता होता है कि उस इंजन को चलाने वाला पायलट कौन है, लोको पायलट, आप नहीं जानते। आप इंजन ड्राइवर को नहीं जानते, लेकिन आप अपनी बर्थ पे बिस्तर बिछाते हैं, सो जाते हैं। आप हवाई जहाज में जाते हैं, आपको नहीं मालूम कैसे कौन चला रहा है, लेकिन आप बैठते हैं और सो जाते हैं। यार आप ट्रेन चलाने वाले को नहीं जानते, भरोसा कर लेते हैं। आप बस चलाने वाले को नहीं जानते, भरोसा कर लेते हैं। आप हवाई जहाज चलाने वाले को नहीं जानते, भरोसा कर लेते हैं। उस दुनिया चलाने वाले पे भरोसा करो ना यार, जो आपके लिए वहां बैठा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्यों जिंदगी से उब जाते हैं हम लोग? ये बहुत बड़ी चीज है। और उससे बड़ी चीज है ये देश, ये राष्ट्र जो हमारी रगों में दौड़ता है, तो त्वदीयाय कार्याय बद्धाय कटियम का जो हमारा भाव है, जो हमें आगे बढ़ाता है, वो मैं कहना चाहता हूं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस देश में इलाहाबादिया और रैना नहीं चलते। ये देश कविता का है। और अगर ये लोग अपने आप को इतना पॉपुलर समझते हैं तो संस्कृति मंत्री की उपस्थिति में दावा करने चाहता हूं साहब, अगर कहीं मेरी आवाज पहुंचती हो तो बता देना इन सब रैना और इलाहाबादिया को, अगर आप अपने आप को इतना पॉपुलर समझते हो तो नहोटा जैसी जगह में आके किसी कवि के सामने बैठ के 5 मिनट बस जनता को होल्ड करके बता दो, वो नहीं कर सकते। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी से बड़ी फिल्म होती है साहब, रिलीज आप 1 मिनट में फ्लॉप करके निकल जाते हैं। उसमें बड़े से बड़े स्टार होते हैं, बच्चन साहब होते हैं, शाहरुख साहब होते हैं, सलमान साहब होते हैं, अक्षय कुमार होते हैं। 8 बजे से आप यहाँ बैठे हैं, 5 घंटे हो गए, ना है अमिताभ बच्चन है, अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है। हिंदी कविता की ताकत है जो आपको 5 घंटे से बैठा के रखती है। ये देश है और हिंदी कविता सच बोलने का काम करती है और इस देश में सच बोला जाना चाहिए। रिकॉर्ड मत कर मेरे भाई, ओ दादा इधर देख ले, सुन ले, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। और जिंदगी भर क्या मोबाइल यार, आपस में मैसेज कर रहे हो, आपस के अंदर संदेश भेज रहे हो। जी मैं कह रहा हूं कि ये इस मोबाइल ने धर्मेंद्र भाई हमें पता नहीं क्या बना दिया है। दिन भर मोबाइल पे मैसेज भेजते रहते। मैं कहता हूं बात करो ना यार, आप लोग बात करना भूल गए हो, मैसेजेस ही कर रहे हो, बात कर रहे हो। शादी हुई, पति पत्नी प्रथम रात्रि को पति ने पत्नी से पूछा बता हनीमून पे कहां चले? पत्नी बोली ततमील तलो ततमील। बात करो। अगर पहले बात कर ली होती, हाय हाय, तो ये तले नहीं निकलता। बात करना आवश्यक है, हम बात करना भूल गए, इसीलिए रिश्ते खत्म हो गए हमारे। मैंने सिर्फ एक पंक्ति लिखी, मैं बहुत लंबी बातें करता भी नहीं, इतनी लंबी बात करके बात तो वही कहनी जो एक पंक्ति में कहनी है। हमारे गीतकार कहता ना, वो पंक्तियां सुना रहा हूं जिसके लिए पूरा गीत लिखा, तो वही सुना देता। फिर पूरा क्यों सुन लिखा? हाँ विकास कहाँ थे यार, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कोई बात नहीं, मेरे को बता देना विकास कितनी देर है ना। बड़ी मेहनत की धर्मेंद्र भाई आपके, विकास ने और रितेश ने, और बड़ा इनके लिए जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत अच्छे लोग हैं तमाम। और रंजीत आपका कहाँ है, उसने भी बड़ा मेहनत किया है। हाँ रंजीत इधर बैठा है, और दिनेश, हाँ सारे लोग बड़े संस्कृति विभाग के आपके कमाल के कर्मठ लोग हैं। और
मेरा छोटा भाई कुलदीप शुक्ला आपकी सरकार में एक प्रशासनिक अधिकारी है, वो भी आज उपस्थित है मेरे साथ। मैं चाहता हूं कि वो भी हमारे बीच में हम उसकी उपस्थिति रेखांकित करें। मैं क्या कह रहा था? इसका मतलब तुम सुन ही नहीं रहे हो। अरे मुझे तो पता ही है ना मैं क्या कह रहा था। मैं तो गोविंद राठी को चेक कर रहा था कि ये सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है ना। ये बड़ा आवश्यक है, चेक करते रहना चाहिए, सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है ना। वरना एक को नहीं सुनाई दे, दूसरे को भी नहीं सुनाई दे, दो ऐसे मिल गए बाजार में, ना इसको सुनाई दे रहा था ना उसको सुनाई दे रहा था। बोले भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? बोले बाजार जा रहा हूँ। बोले अच्छा अच्छा, मैं समझा बाजार जा रहे हो। बोले नहीं नहीं मैं तो बाजार जा रहा हूँ। तो जब किसी को सुनाई नहीं दे तो क्या होगा। लेकिन जहां हम पहुंच गए वहां सिर्फ एक पंक्ति कहता हूं कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। जब कुछ नहीं था, बैठ जाइए भाभी जी, आप बैठ जाइए, खड़े हुए कब तक सुनेंगे? अभी मुझे थोड़ी छोड़ने वाले हैं, अभी और आधे पौन घंटे। जैसा कि मैंने आपको कहा था शुरू में कि अगर मैं अपने रंग में आ गया तो आज की शाम आपको जिंदगी भर भूलने नहीं दूंगा, ये बात तो है। और वो आपकी मोहब्बतें हैं, क्या बात। इसलिए पुलिस वाले मित्र भी हमारे खड़े हैं, सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया साहब, अच्छा लगता है। मैं पुलिस वालों को देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है धर्मेंद्र भाई, और इसलिए अच्छा लगता है मैं आपको भी कहना चाहता हूं, वीडियो बंद कर नीचे रख दे। ओ भाई तू कितनी बार कहना पड़ेगा यार, सुन लेना तू यार, मजे ले ले, आनंद ले ले। जिंदगी नहीं जी रहे हो तुम लोग, और तुम तो उस पीढ़ी में पैदा हुआ है जो मोबाइल है। हमारी पीढ़ी को देखो जब मोबाइल नहीं होते थे, और जो हमने जिंदगी जी है ना दोस्त, वो हमें पता है, तुम्हें पता ही नहीं कि वो क्या सुख थे। तुमने घर में इन्वर्टर लगवा दिया, जनरेटर लगवा दिया, लाइट जाने का सुख क्या होता था हमसे पूछो। यार ये बात, जैसे लाइट गई बच्चे हो करके बाहर, जैसे लाइट आई हो करके अंदर। एक ही लाइट 2 बार सुख देती थी, हाय हाय, जाने पर भी आने पर भी। और तुम उस पीढ़ी में पैदा हुए हो यार, हैं? मैं तो सही बोलता हूं, मैं कोई ऐसी बात बोलता ही नहीं जो सही नहीं है। सही बात के लिए नजर पड़नी चाहिए, देशभक्ति की नजर से इस बात पे पड़ सकती है। हमारे रशिया और यूक्रेन के युद्ध में आप देखो इस देश की ताकत, 140 करोड़ लोगों का देश जब नई भाषा बोलने लगता है तो क्या परिवर्तन आता है। G20 में बाइडेन साहब देश के प्रधानमंत्री का हाथ मिलाने के लिए पीछे घूम रहे थे साहब, ये इस देश की ताकत है। वाह। और इस देश की ताकत का स्वरूप रशिया और यूक्रेन के युद्ध के वक्त देखना था, जब सारे स्टूडेंट्स को हिंदुस्तान अपने छात्रों को बाहर निकाल के लेके आ रहा था, तब पाकिस्तान के छात्रों को भी निकलने के लिए तिरंगा हाथ में उठाना पड़ा, और तब जाके निकल के आए। जय। हमारे देश का अद्भुत काम है साहब। इस देश की भाषा बिल्कुल अलग हो गई है, और ये भाषा होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का देश सारी दुनिया से उठ के कह दे, और ये कहना चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है कि अब ये कहता है ये देश। वो दिन चले गए साहब जब सीमा पे अगर कोई दुश्मन गोलियां चलाता था तो हमारा सैनिक अगर गोली चलाए तो हिसाब पूछा जाता था कि गोली कहां चली। नेतृत्व हो तो ऐसा हो कि सैनिकों को कह दे कि उधर से कोई एक गोली चले तो 4 चलाओ। वाह। सिर्फ बात इतनी सी है जो कहना चाह रहा हूं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। भारत हमेशा रचनात्मक रहा, सृजनात्मक रहा, विध्वंसात्मक कभी नहीं रहा। भारत हजारों सालों का इतिहास है, सनातन का ना तो आदि है ना अंत है। हजारों साल में जिसने हमले किए, हम पे हमले किए, हमने किसी पे हमले नहीं किए। वो भारत तब कहता है कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। वाह 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 वाह, क्या कहने। ये भाषा बोलने लगे तब बात है, क्योंकि हमारे लिए देश सबसे महत्वपूर्ण है धर्मेंद्र भाई। ये सारे कवि कितनी भी जो भी बात कर ले, अंततः इनके लिए मुल्क है। और क्यों, तब किसी शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। क्योंकि कवि, हम कहते हैं ठीक है साहब, सुनल सुमैया आए हंसा दिया,
लक्ष्मण नेपाली आए, हंसा दिया, संजय ने संचालन कर दिया, मनु ने कविता सुनाई, गोविंद ने हंसा दिया, शैलेश भाई आए, सब ठीक है। लेकिन जो हमने और हमारे पत्रकार मित्रों ने जिन्होंने कलम हाथ उठा रखी है, आखिर उन्होंने किया है? उन्होंने जो किया है वो किसी ने नहीं किया था। मेरे 2 शेर याद आते हैं मुझे, कहता हूँ, लोग कहते हैं ठीक है साहब, आके हंसा के चले गए। आप कहते रहिए क्या हमारे ख्यालात में रखा है, आप कहते रहिए, लेकिन जिस बात के लिए लिखा है वो सुनना कि आप कहते रहिए क्या हमारे ख्यालात में रखा है। हाँ, कुछ नहीं हमारे जज्बात में रखा है, और कुछ रखा हो न रखा हो, हमने कईयों को अपनी औकात में रखा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या भाई जिंदाबाद भैया, क्या शेर कहते हैं भाई, वाह। तब उस शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। आहा, वो जो राष्ट्र है वो हमेशा महत्वपूर्ण होना चाहिए, और वो है। ऐसा मैं इस वर्दी को, तो वर्दी चाहे कहीं भी हो, चाहे वो देश की सीमा पे खड़ी हो या देश के भीतर हो, बहुत बड़ी चीज है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। और मैं अक्सर कहता हूं, हम घर पे अपने लक्ष्मी पूजन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये अपने बच्चों के साथ पटाखे नहीं छोड़ते। आहा, हम होली का रंग इसलिए खेल पाते हैं कि ये अपने परिवार के साथ नहीं रहते। इसलिए पुलिस का सम्मान करो, जब जो मांगे चुपचाप दे दो। अरे यार, क्या तरीका है भाई, अरे क्या तरीका है। आप गलत अर्थ लगा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब एड्रेस मांगे, आधार कार्ड मांगे, लाइसेंस मांगे, दे दो। नहीं, मजाक की बात अलग है सर। ये एकमात्र विभाग है जिसपे कभी ताला नहीं लगता। आहा, क्या बात, एकमात्र विभाग, इसपे कभी ताला नहीं लगता। हमारे बच्चों को पता होता है कि हम दफ्तर से 5 बजे घर लौटेंगे, इनके बच्चों को पता नहीं होता कि पापा कितने बजे लौटेंगे। जो इतना त्याग करते हो उनके लिए एक बार होता है। बहुत देखिए, ये बहुत जरूरी बातें जो की जानी चाहिए। ये बातें थोड़ी की जाए रिचर्ड गेयर, क्या लेना देना तेरे यार। फालतू की बातें लेके बैठे हुए हैं। जो जरूरी बातें वो करो ना। हमारी जरूरी बातें बहुत बहुत जबरदस्त हैं। इस देश में कमी नहीं है हमारी बातों के लिए यार। इधर की बात करो, बच्चन साहब केबीसी में वो एपिसोड बहुत साल में आपने देखा, मैं आया था कि एपिसोड में केबीसी में, अरे ये 7 करोड़ मिल जाओगे तो क्या करोगे? मैंने कहा गिनूंगा। सवाल क्या है यार ये? मेरी प्रॉब्लम बहुत दूसरी है। ये समस्याएं जो है वो बहुत अद्भुत समस्याएं। अच्छा, वाह रे वाह, मुगले आजम, अभी तो शुरुआत हुई है। नहीं देखिए, आपकी मोहब्बतें हैं, इतना दूर से आया हूं तो जितना कहेंगे उतना सुनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी ने संस्कृति विभाग ने बोला, हालांकि सुबह मेरा विमान है, मुझे भोपाल से जाना है, अभी रात को भोपाल का सफर करना। हालांकि कुलदीप साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हुए ये ले जाएंगे। और बड़े कर्मठ अधिकारी हैं आपकी सरकार के, धर्मेंद्र भाई। हेलीकॉप्टर है? अरे हाँ, मुझे पता चला धर्मेंद्र भाई, आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए आपने हेलीकॉप्टर, क्या बात है सर, वाह। बात हमारे मतलब ये यहाँ पे घुमाता है, इनको चक्कर लगवाता है। अच्छा, वेरी गुड। अभी यहीं खड़ा है भोपाल में? यहीं है? देखो ये देखो जनता, हेलीकॉप्टर है, चिंता ही मत करो, भेज देंगे। ये देखो, ये कॉन्फिडेंस है। सही बात है, भेज भी देंगे, 25 मिनट में पहुंच जाएंगे अपन वहां पर। इसमें क्या दिक्कत है? हेलीकॉप्टर का भी कमाल है। एक नया नया पायलट बना हेलीकॉप्टर का, तो अपने परिवार को साथ लेके गया, और बेचारे गांव वाले थे, है ना, गांव वाले थे। गांव वाले होते तो होते हैं, ऐसे ही होते, तो आराम से अपने बेचारे, मतलब गांव वाले का कहने का मतलब वो भोले लोग थे। अब वो लेके गया, माँ को बिठाया, तो बोलेगा चलो 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 उड़े चलो, पर ज्यादा बात मत करना, मुझे डिस्टर्ब होता है। अब बोलो मत, थोड़े आराम से रहो, बोलो मत, बोलो मत। नीचे होते पिताजी कहाँ है? बोले बोलने का मना किया था। बेटा हेलीकॉप्टर का कुछ भी हो सकता है। हेलीकॉप्टर कुछ भी होता है। एक हेलीकॉप्टर में 10 पुरुष और 1 महिला सवार थे।
10 पुरुष और एक महिला सवार थी और सब जा रहे थे। उसने कहा पायलट ने कि भाई यार बड़ा हेलीकॉप्टर था लेकिन इसका वजन थोड़ा बढ़ गया है, तो एक आध किसी को तो आप या तो उतर जाओ, कूद जाओ, कुछ करो, वरना उड़ेगा नहीं। एक मैं रस्सी लटका देता हूँ, सब लटक जाओ, जिसको कूदना है नीचे ले लेता हूँ, कूद जाओ। तब सब के सब लटक गए, 10 पुरुष एक महिला। अब जैसे ही चल बैठ के महिला ने, महिला शक्ति, उसने भाषण देना शुरू किया कि जब तक त्याग की बारी आई है, महिला ने त्याग किया है। जब जब इस देश में अग्रणी पंक्ति में खड़े रहने की बारी आई है, महिला खड़ी रही है। महिला शक्ति है, महिला समाज है, महिला ही जो करेगी जो करना है उसे। जैसे ही भाषण खत्म हुआ, 10 पुरुषों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। तो हेलीकॉप्टर अब मेरा ऐसा ही है, कहीं से कुछ बोल दे अपन, वही यही होता है। वरना ये हॉर्न और बजा के जा रहा है नेपाली हॉर्न पे भी हंस रहा है, मतलब कितना असर है इस पे। ये कुछ द्रव्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका असर बहुत रोचक होता है धर्मेंद्र भाई। हमारे यहाँ रात को 2 बजे एक ऐसे ही द्रव्य बेचने वाले की दुकान पे एक ग्राहक का फोन आया। समय देखो और सवाल देखो उसका, तेरी दुकान कब खुलेगी? उसने कहा 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? उसने कहा 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी, आ जाना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूं। आए तो जब ये खुले। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जब आदमी आता है, एक हमारे ऐसे मित्र धर्मेंद्र भाई, तो वो आए और वो हमेशा आके ऐसा प्रयास करते थे कि यूं जताएं कि जैसे ना पी के आए हो। पी के आए लेकिन अतिरिक्त प्रयास ये करते हुए कि ना पी के आए, तो पी के आए और अतिरिक्त प्रयास करते हुए पत्नी से बोले आई लव यू। बीवी बोली फिर पी के आ गए? बोले कैसे पता चला? बोले तुम्हारा फ्लैट ऊपर वाला है। तो गलतफहमी हो सकती है ना, लाइफ में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये अपने बच्चे को पीट रहा था, यीशु को, अब गलतफहमी कैसे हो सकती है? यीशु को पीटा धमाधम का, क्यों पीट रहा? बोले इसको इतनी अच्छी स्कूल में भर्ती कराया, इस पे ट्यूशन लगाया मैंने, इतना पैसे खर्चता हूं, नंबर ही नहीं लाता। तो गलत बात है यार, दिस इज रॉन्ग। मैंने कहा पीट मत, मैं बच्चे को अलग से ले गया। मैंने कहा क्या बेटा, पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना तुम्हारे रात भर बेचारे कवि सम्मेलन में कविता पढ़ते हैं, तुम्हारे लिए पैसे आए, घर में आए, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, नंबर क्यों नहीं लाता? अरे मतलब आप पापा को नहीं जानते यार, मैडम का नंबर लाने का बोल रहे। तो भाई ये स्थिति है। आइए अंत में या आखिरी के 10-15 मिनट आप मेरे नाम दे दीजिए। वैसे आपने सारी शाम ही मेरे नाम दिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और मध्य प्रदेश मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपकी उपस्थिति है इसलिए नहीं कह रहा हूं धर्मेंद्र भाई। मैं अभी भी 2-3 दिन पहले था मेरे ही प्रदेश में, तब मैं कह के आया, मैंने कहा मैंने अभी तक, मैं इतने वर्षों से, 44 वर्ष हो गए मुझे हिंदी कवि सम्मेलन, इतना था, इतना से हो गया। मेरा उद्देश्य जो कुछ रहा वो हिंदी कविता के लिए, क्योंकि जो कुछ बना यहां से बना। और ये मैंने कहा कि मैं जिस बीज से मेरा निर्माण हुआ, जो हिंदी कविता मां ने मुझे सौंपी, मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि मैं हिंदी कविता को कुछ क्या देके जाऊंगा मेरी तरफ से। तो ये सारे लोग जिन्हें मैं टेलीविजन पे ढूंढ ढूंढ के लेके आया, इन्हें मैंने हिंदी कविता को सौंपा कि ये आने वाली पीढ़ी और ये थाती संभाले। और ये सारे के सारे लोग आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सब मुझसे बड़े स्टार हो गए। तो ये सारे लोग, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, एक मैं अपने प्रदेश में कि आपकी उपस्थिति से नहीं कह रहा, मैंने अभी तक, और इतने वर्षों से मैं कई बार आया हूं, पहले भी पटवा साहब थे तब भी आया, उसके पहले भी आया, आप हैं तब भी आया हूं। मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग जितना संस्कृति के लिए जागरूक है, मैंने देश में अभी तक और कोई नहीं। इसमें कोई भी शुभा नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा, मध्य प्रदेश तो अद्भुत है साहब इस मामले में।
कला के लिए, कलाकारों के लिए जो आपका, आपके प्रदेश का, आपके प्रदेश के नेतृत्व का और आपके प्रदेश की राजनीति का जो रुझान है, जो सम्मान है, मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूं। इसमें अद्भुत बात, ये कमाल है साहब। और ये सब जगह हो जाए तो फिर बात क्या है, क्योंकि ये सब ऐसे ही पैदा नहीं होते साहब। 140 करोड़ लोगों में से 6 लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें कुछ तो खास होगा। मां शारदा ने इन्हें आशीष दिया है तो कुछ तो अलग हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि साहब धन से तो हमें खरीदा नहीं जा सकता। ये तो प्यार है, ये मोहब्बत है। जब आते हैं तब मुझे मेरे 2 शेर याद आते हैं। तब मैंने कहा कि हम तो हमारे मुकाम पे जाके टिक गए, हम तो हमारे मुकाम पे जाके टिक गए, आपकी आंखों में क्यों कांटे दिख गए। हम तो हमारे मुकाम पे जाके टिक गए, आपकी आंखों में क्यों कांटे दिख गए। अरे आपसे पहले कईयों ने मंसूबे पाले थे, हमें खरीदने वाले लाखों बिक गए। वाह, तो ये तो प्रेम खरीद सकता है साहब। और तब मैं आपकी उपस्थिति में एक कविता पढ़ता हूं कि नई कविता है, बिल्कुल ताजा, इसलिए इस कविता को मैं जरा कागज देख के पढ़ूंगा, पर आपका साथ चाहूंगा इसमें कि ये, क्योंकि कागज हाथ में आते ही थोड़ा सा क्या है कि आपसे आई कांटेक्ट चला जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने जहाँ इतना प्यार दिया है वहाँ ये प्यार आप और देंगे। ये कविता बिल्कुल ताज़ा है, तो इन दिनों नई नई मैं पढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कविता यहाँ ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। जब इतना अद्भुत मंच है, भुवनेश्वर महोत्सव है यहाँ पे, इस महोत्सव में मैं ये हिंदुस्तानी आदमी उठ के भी नहीं आना चाहता, और वो भी उस आदमी के लिए जिसका तुम सबको उठाने में इतना बड़ा योगदान है। क्या बात। और अब इतना लेट आता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। आइए, ये सब मेरे छोटे भाई हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और यकीन मानिए, मैं जब हिंदी कवि सम्मेलन में आया तो पहला कवि सम्मेलन पढ़ाया, लेकिन लोग मुझे पूछते हैं आपका गॉड फादर कौन था। मैंने कहा मेरे 2 ही लोग थे गॉड फादर, एक मेरे फादर, एक मेरा गॉड। वाह। और मुझे खुशी है कि मैं किसी की उंगली पकड़ के नहीं चला, अपनी राह बनाई, अपना रास्ता बनाया, और आज कोशिश है कि आप सबको ये मोहब्बत मिले। और आप इसमें रिकॉर्ड कर रहे हो, मुझे पता चल रहा है दोस्त, मत करो, है ना। सुन, नहीं सुन, देखिए कविता सुना दो धर्मेंद्र भाई। ये कविता मुझे लगता है यहाँ जरूर सुनाई जानी चाहिए। जैसा इस बच्चे के हाथ में मैंने मोबाइल देखा था, ए दादा ओ तू बंद कर दे, जो बिल्कुल लगा के बैठा हुआ है, बाद में सुनेगा घर बैठ के, है ना। एग्जाम जब देते हैं ना बेटा, तो ये कह के नहीं निकल सकते कि बाद में दूंगा। परीक्षा उसी वक्त देनी होती है, उसी वक्त। ये जिंदगी का ये जो रिश्ता तुम लोगों का खत्म हो गया ना इस मोबाइल की वजह से, सेल्फी और मोबाइल ने तुम्हें जिंदगी जीने का हक खत्म कर दिया। उससे निकलो बाहर, जो मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि माँ बाप बेचारे सोचते हैं कि हमारा बेटा, माँ सोचती है हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, बाप सोचता है हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, और ये बेटे रात को 2 बजे फोन मत काटना, मुझे तुम्हारे सांसों की आवाज सुननी है। दुनिया कहाँ जा रही है यार। हाँ, तो हम अनुभवी लोग हैं। अरे नहीं, जो कहा वो तो कभी नहीं सुना होगा, तुझे पता ही। सुनिए, एक कविता है, ये कविता उस समाज की कविता है जिस समाज में आज जी रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उन संस्कारों में पला धर्मेंद्र भाई जो राष्ट्र धर्म सिखाता है, और वहां से आके हम आज यहाँ खड़े हुए हैं अपनी बात करने के लिए। क्या कुछ समस्या है? नहीं, क्या हो गया? सब ठीक है ना? नहीं, अपने बोलो, अपन, मैं आप ही का विभाग का आदमी हूं। चलिए, मुझे कल जैसलमेर पहुंचना है। सोचिए आप, मैं इस कोने में हूं और कल जैसलमेर मुझे पहुंचना है, लेकिन मैं किसी भी तरह पहुंचूंगा, क्योंकि जब वादा कर लेता हूं तो फिर मैं तोड़ता नहीं हूं। और आ गया तो आया, आपके बीच में आ गया। तब मैं सुना रहा हूं
इस कविता का शीर्षक है मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं। और ये मुझे इसलिए मेरे को लगा सुनाने कि इसके मैंने जब हाथ में मोबाइल देखा था तो मुझे लगा कि मेरे को ये कविता सुनानी चाहिए। ये जो इन दिनों के बच्चे हैं ना, जो बिल्कुल जिन्हें हिंदी गिनती नहीं आती, मेरी बहुत पुरानी पंक्ति है, जब मैंने कहा था वो आज मनु ने भी कोई बात कही थी, वो मैंने एक जमाने में अपनी कविता में कहा था कि बच्चों को 76 रुपए ला। 76 मीन्स तो जी करता है चप्पल निकाल के 75 पे ही रुकूं। तो उसे समझ में आया 76 मीन्स। यार हम हमारी गिनती भूल गए, हम अपने लिखना भूल गए कलम से, हम टाइप, हमारे इसने अंगूठे ने निशान ले लिया सारा। मतलब इसकी तब मैं सुनाता हूँ कविता में बच्चे ढूंढा और आप इसको महसूस करेंगे। दमोह यहाँ से बिल्कुल नजदीक है, जबलपुर भी ज्यादा दूर नहीं है। हमारे गांव जिस तरह से शहर होते चले जा रहे हैं, हम क्या खो रहे हैं तब सुनना। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं, अब सुनना इस कविता को क्यों क्या दर्द है। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं, वो बच्चे जो मां की लोरी सुने। मैं कौन से बच्चे ढूंढ रहा हूं सुनना। ये जो है ना, आप मोबाइल लेके बैठे हो सारी की सारी पीढ़ियां, आप मेरे दर्द को समझना कि किन बच्चों को ढूंढा हूं। अब मां की लोरी सुनने वाले बच्चे खत्म नहीं हुए, लोरी सुनाने वाली माएं भी नहीं रही। अब होता यह कि बच्चा रोने लगता है, फट से मोबाइल पकड़ा देती है, मोबाइल देखते हुए खाना खा, प्रोग्राम देखते हुए खाना, बच्चा वही पोकेमोन, आहा टमाटर, ये सब मतलब हद हो गई है। और मम्मी बैठे हुए रील बना रही है, 1 मछली छपाक, 2 मछली छपाक, 3 मछली छपाक। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं, वो बच्चे जो मां की लोरी सुने। सुना आप कविता, ध्यान से शुरू करते हैं। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं, वो बच्चे जो मां की लोरी सुने, वो बच्चे जो धागों के टुकड़ों में सपने बने, वो बच्चे जो कंप्यूटर में आंखें न गड़ाए। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं, बच्चे जो मां की लोरी सुने, बच्चे जो धागों के। अगर आखिरी पंक्ति में आप सबको खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम फिर शैलेश होड़ा नहीं। और इस संस्कृति के मंच पे यही बात होनी चाहिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं, वो बच्चे जो मां की लोरी सुने, वो बच्चे जो धागों के टुकड़ों से सपने बुने, वो बच्चे जो कंप्यूटर में आंखें न गड़ाएं, वो बच्चे जो मौका मिलते ही मोहल्ले में खेलने निकल जाए। वो जमाना चला गया साहब। आजकल आपको बच्चों को धक्का देना पड़ता है बाहर जाके खेल, और हमारे जमाने में बाप को ढूंढना पड़ता था, गई कहां औलाद। और घुटने फोड़े हुए आते थे घर में। अब कह भी नहीं सकते कि दर्द है, नहीं तो और दर्द बढ़ जाए। क्योंकि हमारे जमाने के बाप दर्द पीट के मिटाते थे। और घुटना फूटा हुआ ऐसे, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। और आजकल के बच्चे, आप खेलने नहीं निकलते यार। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं, वो बच्चे जो मां की लोरी सुने, वो बच्चे जो धागों के टुकड़ों से सपने बने, वो बच्चे जो कंप्यूटर में आंखें न गड़ाएं, वो बच्चे जो मौका मिलते ही मोहल्ले में खेलने निकल जाए, वो बच्चे जो नारंगी की गोली चूसे और मुस्कुराए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो बच्चे जो नारंगी की गोली चूसे और मुस्काएं, वो बच्चे जो बॉर्नवीटा के डब्बे से चुरा चुरा के बॉर्नवीटा खाएं। क्या बात है, क्या। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं, बच्चे जो मां की लोरी सुने, बच्चे जो धागों के टुकड़ों से सपने बने, बच्चे जो कंप्यूटर में आंखें न गड़ाएं, बच्चे जो मौका मिलते ही मोहल्ले में खेलने निकल जाएं, वो बच्चे जो नारंगी की गोली चूसे और मुस्काएं, वो बच्चे जो बॉर्नवीटा के डब्बे से बॉर्नवीटा चुरा के खाएं, बच्चे जो लूडो में अपनी गोटी चुपके से आगे खिसकाएं। हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या कहने। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं, बच्चे जो लूडो में चुपके से अपनी गोटी आगे खिसकाएं, बच्चे जो अपने पापा को सबके पापा से अच्छा बताएं। वाह वाह वाह। अपने पापा को सबके पापा से अच्छा बताएं। आजकल के बच्चे आप देखो, इंग्लिश स्कूल वाले, नहीं पापा आप स्कूल मत चलो, आपको अंग्रेजी नहीं आती, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। बाप के अंग्रेजी न बोलने पे इंसल्ट हो जाएगी, उस बाप के अंग्रेजी न बोलने पे इंसल्ट हो जाएगी जिस बाप ने आपको तमीज दी कि आप अंग्रेजी बोले। क्या बात, क्या बात। और ये मैं माएं जितनी बैठी आदरणीय माताओं में आपको विशेष तौर पे कहना चाहता हूं, जो आजकल की विशेष माता है जो बच्चों को पीट पीट के, ओनली इंग्लिश, नो नो हिंदी, नो हिंदी, ओनली इंग्लिश, ईटी ईटी करो नहीं तो पापा बीटेंगे। हद है यार, ईटी ईटी करो नहीं तो पापा बीटेंगे, ओनली इंग्लिश।
अंग्रेजी बोलने से आदमी बड़ा हो जाता है क्या? मेरी बात को गांठ बांध के ले जाना। इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। और हमारी भाषा हिंदी, इसका कोई मुकाबला हो सकता है सारी दुनिया में साहब? जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है, जैसी बोली जाती है वैसी सुनी जाती है। ये अंग्रेजी वाले साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से शुरू होती है। क्यों भाई? क्यों? जब पी बोलना ही नहीं है तो फंसाया क्यों है? नॉलेज में बीच में डी क्यों है? डीजी और आगे के लो कनोलेड के। कौन सी भाषा है ये? हिंदी। यार हमारे देश की हिंदी का कोई मुकाबला है? हमारे देश में चीनी बोली नहीं जाती पर खाई जाती है। हाँ, अरबी बोली नहीं जाती पर खाई जाती है। अंग्रेजी जितनी बोली जाती है उससे ज्यादा पी जाती है। और हिंदी, हिंदी की क्या मुकाबला कोई करेगा साहब? किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, इतना सा कहो हिंदी में समझाऊं क्या? हाँ, भाई वाह। बच्चे जो लूडो में चुपके से अपनी गोटी आगे खिसकाएं, बच्चे जो अपने पापा को सबके पापा से अच्छा बताएं, बच्चे जिन्हें पतंगों से भरा आसमान अच्छा लगे। और अगली पंक्ति जो मेरा सबसे बड़ा दर्द है वो समझना मैं कैसे बच्चे ढूंढ रहा हूं। बच्चे जो लूडो में चुपके से अपनी गोटी आगे खिसकाएं, बच्चे जो अपने पापा को सबके पापा से अच्छा बताएं, बच्चे जिन्हें पतंगों से भरा आसमान अच्छा लगे, और बच्चे जिन्हें घर में आया मेहमान अच्छा लगे। क्या बात है, क्या बात। आजकल के वो कविता फिर कभी सुनाऊंगा, अभी ये सुन लीजिए। बच्चे जिन्हें घर में आया मेहमान अच्छा लगा। आजकल के बच्चों को आप कहो शादी में चलनी नहीं, हम कैसे जाएंगे, हमारे वहां कोई कंपनी नहीं है। मेहमान आए तो नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो कमरे में बैठे। हमारे जमाने में मेहमान आते थे, हम वहीं टेबल पे लट्टू में क्योंकि उसी वक्त खाने पीने की सामग्री टेबल पे आती थी, और अपन वहीं रसगुल्लों को ऐसे घूर रहे हैं, हाँ घूमते घामते, और अंकल को क्या हो रहा है, खा खा मीठा है बहुत। मिली तभी रहा था। और माए उस वक्त कहे नहीं ना, घर में इतनी मिठाई पड़ी होती कभी खाते ही नहीं है। कोई मेहमान आते तो यह आ जाता है झूठ। अगर खिलाया होता तो क्यों लटक रहे होते हम? बच्चे जिन्हें पतंगों से भरा आसमान अच्छा लगे, बच्चे जिन्हें घर में आया मेहमान अच्छा लगे, बच्चे जो रिश्तेदारों से मिलके खुश हो, नए के लिए रोए नहीं, पुराने सिल के भी खुश हो। हमें तो नए कपड़ा कहां मिलता था साहब? इधर से फटा हुआ अपन एक दिल चिपका देते थे। ऐसे थेगले चिपका चिपका के बड़े हुए अपन तो। हाँ और क्या, वही हाँ हमारे कक्षा में आते थे लोग, मेरा कोट रेमंड से बना है, मेरा कोट विमल से बना है। मैंने कहा मेरा कोट पापा के कोट से बना है। हम तो पुराने सिलके भी खुश थे। वही था हमारे पास। बच्चे जो रिश्तेदारों से मिलकर खुश हो, बच्चे जो नए के लिए रोए नहीं, पुराने सिलके भी खुश हो, बच्चे जो मलाई में शक्कर मिला के चाटे। हाँ, क्या कह, मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं। बच्चे जो मलाई में शक्कर मिला के चाटे, बच्चे जो अपने कंचे अपने खास दोस्तों को बांटे, बच्चे जो दौड़ पड़े आरती के वक्त मंदिर की ओर, बच्चे जो पालती मारकर बैठे टाट पट्टी। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं। बच्चे जो पालती मारकर बैठे टाट पट्टियों में, और बच्चे जो किताब की ओर देखे ही नहीं गर्मी की छुट्टियों में। ये मेरा दर्द है साहब। आजकल स्कूलों में जाओ तो छुट्टियों में भी काम, वेकेशन में होमवर्क। क्यों भाई? अगर आपको छुट्टियों में भी बच्चों को होमवर्क देना है तो फिर इसका नाम छुट्टियां क्यों है? हाँ, छुट्टियां तो छुट्टियां होनी चाहिए ना यार। स्कूल में पढ़ रहे हैं हम सारे साल। हमारे जमाने में कौन सी किताब, छुट्टियां मतलब छुट्टियां। हम ऐसे ही फैल जाते थे एकदम। बिल्कुल छुट्टियां तो छुट्टियां होती है ना। क्या करोगे? बच्चे जो पालती मारकर बैठे टाट पट्टियों में, बच्चे जो किताब की ओर देखे ही नहीं गर्मी की छुट्टियों में, बच्चे जो पापा की उंगली पकड़ते शर्माए नहीं, बच्चे जो पापा की उंगली पकड़ते शर्माए नहीं, बच्चे जो मिठाई की ओर टुकुर टुकुर ताकते लजाए नहीं, बच्चे रोए तो ऐसा रोए कि पूरा मोहल्ला सुन ले। मैं वो बच्चे ढूंढ रहा हूं। इन बच्चों को आपने एक्टर बना दिया। नहीं रोते नहीं, हंसते नहीं, काय को नहीं भाई? साला हंसे तो आदमी ठहाका मार के हंसे, मुंह फाड़ के एकदम, कि सुबह वाला झाँक के देख ले नाश्ते में क्या खाया था इसने।
और रोए तो ऐसा रोए यार, आजकल के बच्चों को रोने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े से जिद करता है और आप चीजें ला के दे देते। मुझे ये चाहिए, आपने ये मांगा, आपने 2 दे दी। हमारे जब आप कंप्यूटर दे देते हो, फोन दे देते हो, लैपटॉप दे देते हो, हमारे यहाँ अठन्नी लेने के लिए 2 घंटे नागिन डांस करना पड़ता है सही बाप के सामने। हाँ अरे अठन्नी भी तो बहुत बड़ी चीज थी नेपाली। हाँ पूरा नागिन डांस, बच्चे पूरा मोहल्ला सुन ले, रोए तो ऐसे रोए। बच्चे जो दोपहर के वक्त आंख बंद कर ले पर न सोए। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं, बच्चे जो दोपहर के वक्त आंख बंद कर ले पर न सोए। बच्चे जो बुआ से कहें, पापा से कहो ना पिक्चर ले जाए। बच्चे जो अपनी कुल्फी दूसरे के बाद खाए। तेरी खत्म हो गई, मजा है, तेरी खत्म हो गई। बच्चे जो बुआ से कहे ना पापा को पिक्चर ले जाए। बच्चे जो अपनी कुल्फी दूसरे के बाद खाएं। बच्चे जो ठंड में बाथरूम में जाने से डरे। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूँ, बच्चे जो ठंड में बाथरूम से जाने से डरे। बच्चे जो जब जी चाहे जिद करें। बच्चे जो चढ़े दादाजी के पेट पर। और बच्चे जो कॉमिक्स पढ़े उल्टे लेटकर। इनके हाथ में कॉमिक्स नहीं रही, इनके हाथ में सब ये आ गया, इनके छपे हुए अक्षरों से प्रेम खत्म हो गया। यकीन मानिए मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई लाइब्रेरी बंद होती है। लाइब्रेरी बंद हो गई क्योंकि पत्रिकाएं नहीं रहेंगी, किताबें नहीं रहेंगी। अगर छपे हुए शब्दों से प्यार नहीं रहेगा तो क्या होगा इस आने वाली पीढ़ी का? साहब क्या होगा? मैं बहुत कहना चाहता हूं साहब, मुझे एटीएम से पैसा निकालना नहीं आता, मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया। मुझे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर ये कुछ भी इस्तेमाल करना नहीं आता। मेरे फोन में ऐप ही नहीं है। खुश है कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे अल्फाज से दिल जीतना आता है। वाह। जो मैं जानता हूं तब मैं कहता हूं। बच्चे जो कॉमिक्स पढ़े उल्टे लेटकर। बच्चे जो बैठ जाए दादाजी के पेट पे। बच्चे जो कॉमिक्स पढ़े उल्टे लेट के। बच्चे जो बीच की घी वाली रोटी का सबसे पहले खाने लगे। बच्चे जो स्कूटर के आगे खड़े होकर हॉर्न बजाएं। बच्चे जो चौक से मोर बनाए। बच्चे जो कभी कभी फ्रॉक पहनकर दीदी बन जाएं। बच्चे जो टीचर के पीछे बच्चे जो फ्रॉक पहनकर कभी कभी दीदी बन जाएं। बच्चे जो टीचर के पीछे टीचर की एक्टिंग करें। बच्चे जो क्रिकेट में आउट होने पर भी आउट न होने की चीटिंग करें। बच्चे जो लैपटॉप के चार्जर न ढूंढे। बच्चे जो किराए पे चाचा चौधरी और लोटपोट लाए। वाह 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 वाह। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं और किराए पे इन्होंने देखा ही नहीं साहब। वो किराए पे एक सूतली बंदी रहती थी, उसपे ये पत्रिकाएं लटकी रहती थी और हम लेके आते थे किराए पे। अब देखो आप मजा नहीं ले रहे हो, अभी भी रिकॉर्ड कर रहे हो। दादा आनंद उठाओ, आप ही को कह रहा हूं सर, इधर उधर मत देखो। इतना समझने के बाद भी ये रखो ना, इस क्षण को याद रखो ना कि हम बैठ के सुना हमने शैलेश लोढ़ा को, इतनी दूर से आया था और हमने आज सारी रात यार ये क्षण कहां से लौटेगा? ये लौट नहीं सकता ना। तब मैं कह रहा हूं, मैंने आप क्या कहा था कि रंग में आ गया तो भूलने नहीं दूंगा शाम आपको, और ये बरसों तक शाम आपको याद रहने वाली है। इसलिए कहता हूं बच्चे जो लैपटॉप पे चार्जर में ढूंढे, बच्चे जो किराए पे चाचा चौधरी और लोटपोट लाए, बच्चे जो गमलों में सिक्कों के पेड़ उगाए, बच्चे जो गाड़ियों के पीछे दौड़े। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं। बच्चे जो गाड़ियों के पीछे दौड़े, बच्चे जो दिवाली पर टेबल पर रखी एक मिठाई न छोड़े। आइए तो पूरी खाएंगे। वाह, एक मिठाई बच्चों को नहीं, इसके अंदर शुगर ज्यादा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, इसमें कैलोरीज ज्यादा है। अरे क्या ज्यादा है? हम तो सब कुछ करते थे यार, भागते थे, दौड़ते थे, खेलते थे, खाते थे। बच्चे जो दिवाली पर टेबल पर रखी एक मिठाई न छोड़े। बच्चे जो चीनी खाएं पर कीड़े काट रहे हैं ये छुपाएं। वाह वाह। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं। बच्चे जो चीनी खाएं पर कीड़े काट रहे हैं ये छुपाएं। बच्चे जो चोट लगने पर मिट्टी लगाएं। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं। बच्चे जो चोट लगने पर मिट्टी लगाएं। बच्चे जो गलियों में कुत्तों के पीछे भागे। बच्चे जो जब तक डांट न पड़े तब तक न जागे। बच्चे जो गलियों में कुत्तों के पीछे भागे। बच्चे जो जब तक डांट न पड़े तब तक न जागे। बच्चे जो आईफोन में आंखें न गड़ाए हों। बच्चे जिन्होंने किताब में अपने हीरोज के फोटो काट काट के चिपकाए हों। हीरोज कौन? क्या बात है, मैं उन हीरोज की बात कर रहा हूं जिन हीरोज को हमने चिपकाया।
हमने हमारी किताबों में बचपन में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा उस जमाने में ये थे, इनको नहीं चिपकाया। हमने चित्र काटे महाराणा प्रताप के, छत्रपति शिवाजी के, वाह, भगत सिंह के, सुखदेव के, राजगुरु के, और हमने उन्हें चिपकाया क्या बात। क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत बने। तब मैं कहता हूं बच्चे जो किताबों में काट काट कर अपने हीरो के फोटो चिपकाए, और अगली दो पंक्तियां जो मेरा सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन कितनी साधारण बात मैं कहता हूं, समझना धर्मेंद्र भाई, आप समझेंगे इस दर्द को, क्योंकि आप उसी पृष्ठभूमि से हैं जिस पृष्ठभूमि से एक राष्ट्र के लिए चेतना जागृत होती है, निकलती है। तब कहता हूं कि मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं, वो बच्चे जो अबोध हो, जिनमें थोड़ा सा ज्ञान हो। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं जिनके अंगूठों पे स्याही के निशान हो। वाह, जिनके अंगूठे पे शाही के निशान हो। अंतिम पंक्तियां देता हूं कि बच्चे जिनके अंगूठे पे शाही के निशान हो, बच्चे जिनके लिए उनका खानदान सबसे महान हो, बच्चे जो नानी के पेट पर हाथ रखकर सोए। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं, बच्चे जो नानी के पेट पर हाथ रख के सोए, बच्चे जब 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 जी चाहे हंसे, जब जी चाहे रोए। जो आप सुनना, जो मैं कहना चाहता हूं, बच्चे जो नानी के पेट पर हाथ रख के सोए, बच्चे जो जब जी चाहे हंसे, जब जी चाहे रोए, बच्चे जो पतंगों में लंगर डाले। क्या बात, क्या बात। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं, बच्चे जो पतंगों में लंगर डाले, बच्चे जो अपने बक्से में कांच के टूटे टुकड़े, पत्थर और माचिस की डिबिया संभाले। हमारे लिए ये भी खिलौने थे। बच्चे जो अपने बक्से में कांच के टूटे टुकड़े, पत्थर और माचिस की डिबिया सजाए। बच्चे जो खूब खेलें, जिद करें, बच्चे जो हंसे, बच्चे जो रोए, बच्चे जो मेले में जाएं तो खोए, बच्चे जो खूब जिद करें, हंसे, रोए, मेले में जाएं तो खोए, बच्चे जो माँ बाप के सामने कच्चे हो, बच्चे जो दिल के सच्चे हो। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं, कोई तो मुझे इन बच्चों से मिलाए। इस जमाने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए, इन बच्चों को सिर्फ बच्चा रहने दिया जाए। वाह भाई, वाह, जिंदाबाद।